हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं कंपनी रूल एक्सपेंस के बारे में। यानी कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, देखिए जब जब आपको कंपनी वर्ड मिले ना, आप क्या समझेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी समझेंगे, यानी कि ब्रिटिशर समझेंगे। ठीक है, जिन्होंने कि इंडिया में 200 साल लगभग राज किया। ठीक है, आगे समझते हैं इसके बारे में। कंपनी रूल एक्सपेंस का मतलब, टॉपिक का मतलब ये हो गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहे थे, अपना धीरे धीरे दायरा इंडिया में बढ़ा रहे थे। यानी कि इसका जो रूल करने का जो एरिया था ना, उसको बढ़ा रहे थे। यानी कि सबसे पहले इन्होंने बंगाल पे कंट्रोल किया पूरा। बंगाल के बाद ये अभी हम लोग पढ़ेंगे कि बंगाल के बाद अलग अलग जगहों पे भी इनका कंट्रोल धीरे धीरे हो रहा था। ठीक है, खैर देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जब ये अलग अलग राज्य को जीत रहे थे इंडिया में, जैसे पहले इन्होंने बंगाल जीता, फिर उसके बाद हम लोग और भी पढ़ेंगे, बंगाल का इन्होंने पहले जीता, फिर से पंजाब भी ये जीतेंगे, फिर से सिंध के बारे में, सिंध को भी इन्होंने ये जीतेंगे। यानी कि जितना भी इसका जो प्रोसेस चला है ना जीतने का, यानी कि जितना भी इनसे हो सका, जितने भी स्टेट को ये अपने अंडर में ले सके, उन सभी के बीच में, यानी कि फ्रॉम 1757 टू 1857, देखिए बिल्कुल ये 100 साल का गैप है, एकदम बिल्कुल 100 साल का गैप है। द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन अ टेरिटरी। देखिए 1757 से लेकर, हालांकि 1757 में हमारा बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, है ना। बैटल ऑफ प्लासी के जस्ट बाद से लेकर 1857 तक इन्होंने, ये जो 100 साल पीरियड का टाइम रहा है, इसके बीच में इन्होंने किसी भी इंडियन स्टेट पर, यानी कि किसी भी स्टेट पर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं करा है। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट मिलिट्री अटैक इन्होंने नहीं करा है। अब सवाल ये है कि जब ये डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किया ही नहीं इन्होंने, तो ये जीतते कैसे चले गए हर एक राज्य को? देखिए कैसे जीतते चले गए। They used a variety of political, economic and diplomatic methods to annex an Indian kingdom. ये डायरेक्टली, हालांकि 1757 से लेकर 1857 के बीच में इन्होंने कहीं पे भी किसी भी राज्य पर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं किया। तो जितने कहते थे पॉलिटिकल, यानी कि जो भी इंडिया में जो भी रूल करने का सिस्टम था उसमें कुछ गड़बड़ी कर देना, है ना। इकोनॉमिक, यानी कि ज़्यादा टैक्स वसूल कर लेना, इस प्रकार से। डिप्लोमेटिक मेथड मतलब क्या? मतलब कि इस प्रकार से उसको टॉर्चर कर देना कि उसको पता भी ना चले कि हम राजा को टॉर्चर कर रहे हैं और हमारा काम भी निकल जाए। मतलब ये आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये ना डायरेक्टली 100 साल का जो यहाँ पे टाइम पीरियड रहा है, 1757 से लेकर 1857 के बीच में, इन्होंने किसी भी स्टेट पर डायरेक्टली अटैक नहीं करा। मतलब ये कि ये फिजिकली ये टॉर्चर नहीं करते थे, मेंटली टॉर्चर करते थे। ठीक है, और इसी के वजह से अलग अलग राज्य को जीतते चले गए। उसके बाद आफ्टर दी बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था याद कीजिए, अक्टूबर 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ? द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे एक और लाइन है, बस यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। दे वेयर political or commercial agents and their jobs was to serve and raise the interests of the company। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए यहाँ पे, through the residents the company officials began interfering in the internal affairs of Indian states। अच्छा, एक चीज़, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर जब हमारा हुआ 1764 में, द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। मतलब ये कि धीरे धीरे जो है ना, ये लोग अपना घर परिवार सब कुछ अंग्रेज लोग ना इंडिया में बसाना शुरू कर चुके थे। ठीक है, यानी कि ये लोग अपने वाइफ बाल बच्चे सभी को लेकर इंडिया में आना शुरू कर चुके थे। उसके बाद दे वेयर पॉलिटिकली और कमर्शियल एजेंट्स, दे वेयर political or commercial agents and their job was to serve and raise the interest of the company। और ये लोग क्या करते थे? अपने कंपनी का, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इसका जो बड़े बड़े पोस्ट पे हुआ करते थे, जैसे एलिजाबेथ थी हमारी महारानी हुआ करती थी उस समय के, उनके लिए ये लोग क्या करते थे? एजेंट का काम क्या करते थे, यानी कि उसके लिए काम क्या करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के भलाई के लिए ये लोग काम करते थे, जितने भी हमारे ब्रिटिशर्स थे। उसके बाद थ्रू द रेसिडेंट्स द कंपनी ऑफिसर्स बिगन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स। और जितने भी छोटे मोटे हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हुआ करते थे ना, जो कि अपने बाल बच्चे बीवी सभी के साथ इंडिया में आके रहना शुरू कर चुके थे, वो लोग क्या करने लगे? धीरे धीरे बिगन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो इंडिया के जो भी हमारे उस समय पे स्टेट थे, जैसे बिहार झारखंड, ये सब जो भी हमारे उस समय पे थे, हालांकि ये सारा का सारा उस समय पे एक ही था, लेकिन आप अभी समझ सकते हैं कि उस समय पे जो भी हमारे स्टेट थे, उन स्टेट का जो भी अलग अलग फंक्शन हुआ करता था, ये लोग उसमें टांग अड़ाना शुरू कर चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर।
क्या लिखा हुआ है, दे ट्राई टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। अब ये लोग खुद डिसाइड करते थे कि किस स्टेट में कौन वहाँ का राजा बनेगा और किसको कौन सा पोस्ट दिया जाएगा, ये लोग खुद डिसाइड करते थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडरी अलायंस। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझ लीजिएगा क्या है। देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस इंडियन रूलर्स वे आर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी फोर्सेस। अब देखिए क्या होता था, ये होता था ना कि अंग्रेज लोग जो भी हमारे उस समय पे स्टेट हुआ करते थे, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, हालांकि उस समय पे सारा का सारा हमारा ये सब एक ही था, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि उस समय पे मान लीजिए यदि अलग हुआ करता होगा, मान लीजिए, हालांकि अलग तो था नहीं, लेकिन मान लीजिए उस समय पे ये क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जाते थे स्टेट के राजा के पास, एक स्टेट के राजा के पास जाते थे और कहते थे कि देखो भाई तुम मेरे साथ मिल जाओ, और हम लोग क्या कर लेते हैं, सब्सिडरी अलायंस कर लेते हैं। और सब्सिडरी अलायंस के तहत होता क्या था, सब्सिडरी अलायंस के तहत ये होता था कि जैसे मान लीजिए अंग्रेज गए बिहार के राजा के पास गए और वहाँ से कहा कि देखो तुम्हारे ऊपर, यानी कि बिहार के ऊपर यदि कोई दूसरा राजा अटैक करेगा ना तो हम तुमको मदद करेंगे। ये किन्होंने कहा, ये कहा अंग्रेजों ने। ध्यान से इस चीज़ को सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए अंग्रेज गए बिहार के राजा के पास, बिहार के राजा के पास वो गए, कहें कि देखो यदि तुमको कोई दूसरा राजा तंग करेगा, दूसरा राजा तुमको अटैक करेगा, तुम्हारे धन संपत्ति को छीनना चाहेगा, तो हम तुमको मदद करेंगे। ये किसने कहा, ये अंग्रेजों ने कहा। यही था हमारा सब्सिडरी अलायंस। लेकिन अब चूंकि अंग्रेज बिहार के राजा को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको अटैक होने से बचा रहा है, तो बिहार के राजा का भी कुछ फर्ज बनता है कि उसको कुछ पे करे, है ना, इन रिटर्न। लेकिन वापस में क्या होता था, वापस में द इंडियन रूलर्स हैड टू पे टू द कंपनी। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लोग कुछ पैसे दिया करते थे कि हाँ भाई तुमने हमें बचाया दूसरे राजाओं से, तो ये लो तुम कुछ पैसे रख लो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये हो गया कि अंग्रेज लोग दूसरे राजा के साथ समझौता कर लेते थे, हाँ जाके मिला लेते थे और कहते थे कि यदि तुमको कोई दूसरा राजा अटैक करेगा ना तो हम तुमको उससे बचाएंगे, और बचाने के बदले में तुम हमको क्या करोगे, कुछ पैसे दे दोगे। बस यही था हमारा सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वेयर टेकन अवे एज पेनाल्टी। जैसे मान लीजिए कोई राजा ने कहा कि ठीक है आप हमें प्रोटेक्ट कीजिए दूसरे राजाओं से, हमारे राज्य को आप बचाइए, हम आपको बदले में कुछ पैसे दे देंगे। लेकिन मान लीजिए कि अंग्रेज़ों ने उसको बचा तो लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने राजा को अटैक होने से बचा तो लिया, लेकिन वो बदले में उसको पैसे नहीं दे पाया। और चूँकि पैसे नहीं दे पाया तो वो लोग करते क्या थे, अंग्रेज क्या करते थे, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वेयर टेकन अवे एज पेनाल्टी। उसके जो, जैसे मान लीजिए बिहार का राजा है, तो बिहार के राजा ने कहा कि ठीक है भाई तुम हमें ना दूसरे राजाओं के अटैक से हमको बचाओ, हम तुमको बदले में कुछ पैसे देंगे। लेकिन मान लो कि उन्होंने बचा तो दिया उनको, लेकिन बिहार के राजा ने उसको कुछ भी पेमेंट नहीं दिया। तो यहाँ पे अंग्रेज करते क्या थे, यहाँ पे अंग्रेज बिहार के कुछ हिस्सों को अपने अंडर में ले लेते थे एज ए जुर्माना कि आपने प्रॉमिस तो किया लेकिन आपने हमको पैसा पे नहीं किया। तो जुर्माने के तौर पे वो क्या करते थे, बिहार के या फिर झारखंड के या फिर यूपी के कुछ राज्य के हिस्सों को वो अपने अंडर में ले लेते थे। और अंडर में लेने का उनका मकसद क्या होता था, अंडर में ले लिया मतलब कि वो ज़मीन उनका हो गया, और उस ज़मीन पे जो भी खेती करेगा, जो भी किसान खेती करेंगे उसे वो टैक्स लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा, वो टॉपिक था हमारा सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस एक ऐसा समझौता था जहाँ की अंग्रेज राजाओं से हाथ मिलाते थे और कहते थे कि हम तुमको दूसरे राजा के अटैक होने से बचाएंगे, यानी कि दूसरा राजा यदि तुमको अटैक करेगा, तुम्हारे शासन को वो ख़त्म करना चाहेगा, तुम्हारे धन संपत्ति को यदि वो लूटना चाहेगा, तो हम तुमको बचाएंगे, लेकिन बदले में तुमको क्या करोगे, कुछ पैसे प्रोवाइड करोगे। लेकिन यदि मान लीजिए आपने राजा ने उसको बचा तो दिया, लेकिन वो पैसे देने में असक्षम रह गया, अनेबल हो गया, नहीं दे पाया किसी कारणवश, तो एज अ पेनल्टी, एज अ जुर्माना अंग्रेज क्या करते थे, उसके राज्य के कुछ हिस्सों को अपने अंडर में ले लेते थे, यानी कि जुर्माने के तौर पे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सब्सिडरी अलायंस ही हमारा इसमें मेनली समझने वाला चीज़ था। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान को कहा जाता है द टाइगर ऑफ मैसूर, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।